ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। बताओ, आप बताओ। RLC RLC सर्किट किया था, रेजोनेंस इन LCR सर्किट, और क्या किया था? पावर पावर पावर, LC पावर किया था। और पावर को भी आज फिर से करेंगे, पावर को। और इसके ऊपर उसको क्वेश्चन किया, क्वेश्चन बचे थे ना, क्वेश्चन रह गए थे हमारे पावर के, है ना। यस सर उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एक बार फिर से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, कुछ लेजी पर्सन हैं वो लोग आ जाएं, उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अभी तक कोई डाउट था उसमें? नो सर अच्छा, आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट, जब इस लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टेंस क्या करता है करंट को। रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल और करंट में कितना फेज डिफरेंस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस की वजह से प्योर रेजिस्टेंस सेम होता है, फेज जीरो होता है। हाँ, जीरो होता है, सेम जीरो होता है फेज डिफरेंस, यानी कि जिस फेज में आपका पोटेंशियल होता है उसी फेज में हमारा करंट होता है। सिमिलरली इंडक्टर में क्या होता था, कोई बताएगा? इंडक्टर में क्या होता है? जीरो सिर्फ पाई बाय 2 से लैग करता है। लैग, यस, लैग करता था। सिमिलरली। अच्छा, इस बार हर्ष नहीं बताएगा, ठीक है? हर्ष आप बन बताना, बताना, बाकी लोग बताएंगे। कैपेसिटर में क्या होता है? सिर्फ पाई/2 से लीड करता है लीड करता है, हाँ। ये चीज आपको याद है, ठीक है, बहुत अच्छे। इसी पे बेस आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे थोड़ी सी। आज हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन हम परफेक्ट सर्किट मानेंगे जिसमें कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट हम मानेंगे थ्योरेटिकली कि अगर ऐसा सर्किट हो जाए तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोई 6-5 हो चुकी हैं, अब जिनको आना था वो आ चुके, नहीं आना वो बता। ओके, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर और पावर फैक्टर के बारे में, आरएलसी सर्किट का, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन इन प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट। प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे एक सर्किट में, उसमें ऑसिलेशन चार्ज का, करंट का कैसे होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। सिमिलरली हम देखेंगे कुछ सॉल्व क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आरएलसी सर्किट को कुछ पावर फैक्टर पर। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? यस सर यस सर। ये कल आपको बताया था मैंने, पावर इन एलआरसी सर्किट। कोई बताएगा फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला बताएगा पावर का? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, रिवाइज करके नहीं आए हो ना? रिवाइज करके नहीं आए हो? E1 V1 cos थीटा। कोई भी आप में से कोई भी रिवाइज करके नहीं आया है, आप सीधे उठ के चले जाते हो। सैटरडे को हुई थी ना हमारी क्लास लास्ट, यस सैटरडे को नोट्स भी शेयर किए थे, फिर आपने रिवाइज क्यों नहीं किया क्लास में आने से पहले? फिर एग्जाम्स चल रहे मेरे। एग्जाम चल रहे हैं इसलिए रिवाइज नहीं किया। मतलब मोबाइल में रील्स देखते हो, उतने टाइम में कितना ही टाइम लगेगा रिवाइज करने में? आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट शेयर होते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में एक बार देख लो दिन में। क्लास है आज फिजिक्स की, तो एक बार दिन में देख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ईवी आईवी कॉस फाइव। जो कॉस फाइव होता था इसको हम क्या बोलते थे? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। और ये ईवी और आईवी क्या है? आरएमएस वैल्यूज। क्या है? आरएमएस वैल्यूज, या फिर बोले क्या वर्चुअल वैल्यूज भी तो बोलते थे इसको, यस यस सर। वर्चुअल वैल्यूज।
तो ये ईवी आईवी आपके ऊपर चल रहा है। एवरेज पावर की वैल्यू आई है ईवी आईवी कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू कैसे निकालते थे आपको मैंने ट्रायंगल बना के बताया था कि आर अपॉन जेड। आर क्या है रेजिस्टेंस, जेड क्या है, जेड क्या है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड आपका इम्पीडेंस है। ये लास्ट क्लास में हमारा हो चुका था। सिमिलरली पावर इन प्योर एलआरसी सर्किट, इसको एक चीज और देखेंगे हम, हर एक उसमें प्योर में मतलब प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में क्या पावर होगी, ये चीज भी हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। अच्छा देखो, हमारा जो प्योर रेजिस्टेंस जो होता है उसमें करंट और पोटेंशियल में कितना फेज डिफरेंस होता है, 0। जीरो होता है। फिर भी हर्ष ने बताया ना, किसी और ने बताया नहीं। तो जीरो होता है तो हमारा फाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अब ईवी आईवी कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 वन, यानी कि जो एवरेज पावर होगी रजिस्टर में कितनी होगी खर्च, ईवी आईवी, ईवी और आईवी, ईवी इंटू आईवी। सिमिलरली अगर कैप उसका इंडक्टर के लिए लूं तो इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है 0 90 डिग्री। 90 डिग्री लैग करता है। क्या मैं बोल दूं माइनस की 90 डिग्री होता है, यस सर। सर माइनस की 90 डिग्री होता है। तो कॉस थीटा की जगह कॉस फाई की जगह माइनस की 9 पाई बाई 2 रखोगे तो माइनस की पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे एवरेज पावर इंडक्टर क्या आई, जीरो आई। एवरेज पावर ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको ये सारी चीजें डन है कल की क्लास में, ऑलरेडी डन है ये सारा। सिमिलरली आपको पावर इन कैपेसिटर निकालना है। कैपेसिटर में क्या होता है फेज डिफरेंस, बताओ, पाई बाय 2 से लीड करता है। लीड करता है, पाई बाई 2 से लीड करता है। तो पाई क्या हो गया मेरा पाई बाई 2, पाई की जगह पाई बाई 2 पुट करोगे तो भाई कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू भी जीरो होती है। तो आपने देखा कि फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर पावर लॉस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हम इसी बेस पे इन दोनों को यूज करके हम आगे पढ़ेंगे, इसी बेस पे आगे क्या पढ़ेंगे, एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। इसके बाद में जो थ्योरी आएगी एलसी ऑसिलेशन की आएगी, उसमें कैसे चार्ज ऑसिलेट करता है, एसएचएम में ऑसिलेट करता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो जरा, क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आज, क्वेश्चन का क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा आज, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। करो क्वेश्चन विद ऑनेस्टी, याद रखना विद ऑनेस्टी। मेरे से कुछ भी चोरी नहीं कर रहे हो आप, खुद से चोरी कर रहे हो। अगर चीटिंग कर रहे हो तो खुद के साथ में गलत कर रहे हो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। क्लास में हीरो बनने से कोई फायदा नहीं है। हीरो नीट के एग्जाम में बनोगे उसका फायदा है। तो नीट के एग्जाम में अगर हीरो बनना है ना तो भले ही क्लास में आपको जीरो क्यों ना बनना पड़े, लेकिन करो खुद से क्वेश्चन को, करो जरा। आपको दे रखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, तीनों के अक्रॉस। आर बाय जेड की वैल्यू निकालनी है इसमें। हाँ हाँ, cos फाई आर बाई जेड की वैल्यू निकालिए। cos फाई आर बाई जेड होता है ना। यस सर। अरे पावर फैक्टर निकालना है मतलब cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है। तो आर की वैल्यू देखो, जेड की वैल्यू कैसे पुट करोगे, क्या कंसेप्ट लगाओगे, देखो जरा। दो मिनट, दो या तीन, 2 मिनट ले लो, चलो 2 मिनट है आपके पास, 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट और बचा है बस। क्योंकि कौन बनेगा डॉक्टर में आप चीटिंग करते हो मुझे पता है। केवीडी मैंने चालू किया था, उस केवीडी में आप क्या करते हो, चीटिंग करने लग जाते हो जल्दी आंसर देने के चक्कर में। और ऐसा नहीं करना है बेटा। केवीडी में लाया तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपने सब गड़बड़ कर दिया।
आया किसी का आंसर? आर और जेड को पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, पोटेंशियल फॉर्म में। फिर कर रहे हिंट दूं मैं क्या? कर रहे हैं। हाँ हाँ करो करो। आपको अगर याद हो cos फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड। क्या मैं आर अपॉन जेड को वी आर अपॉन वी टोटल लिख सकता हूँ? हाँ आकांक्षा बताओ। 0.8। 0.8 आ रहा है आपका। ओके, आकांक्षा का ऑप्शन सी आया है। और किसी का आंसर आया आकांक्षा के अलावा? हर्ष, हर्ष बताओ। हर्ष, हर्ष का भी 0.8, रिया सर चंदेल का भी। 0.8। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है 0.8। अभी हिमाचल में अभी भी बारिश हो रही है क्या? यस सर। फिर आज बहुत ज्यादा हुई। बहुत ज्यादा। यस सर। अभी आप कम भी लोग आ पा रहे हैं ना, 47 लोग हैं अभी। 60 तक आ जाते थे, बट हो सकता है बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो। चलो ठीक है, करते हैं अपन लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना होता है फिजिक्स में, हमेशा याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? गिवन गिवन डाटा। डाटा। तो चलो यहाँ से शुरू करें सॉल्यूशन। पहले लिखना है गिवन डाटा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। यानी कि मुझे दे रखा है वी आर, दे रखा है कितना 80 वोल्ट, यही है वी आर। यस वी Yes, sir. दूसरा क्या है, वी सी है कितना 40 वोल्ट, और वी एल कितना है 100 वोल्ट, यही दे रखा है। यस अब यस आपसे Yes, पूछा sir. क्या है, पावर फैक्टर। हमें पावर फैक्टर Power का फॉर्मूला factor. पता है क्या, cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। अच्छा एक बात बताओ, क्या आर अपॉन जेड हमने टर्मिनोलॉजी पोटेंशियल वाली भी देखी थी? या फिर चलो एक बात बता दूं मैं आपको, कि क्या मैं इसमें ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दूं? जैसे यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई कर दूं, आई आर अपॉन आई जेड, बोल सकता हूँ कि नहीं? दोनों तरफ आई का मल्टीप्लाई Yes, किया। sir. अब आप देखोगे sir. आई आर क्या होगा, क्या पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. वो आई जेड क्या हो गया, क्या पोटेंशियल अक्रॉस टोटल सर्किट हो गया? भाई Yes, टोटल sir. नेट पोटेंशियल पूरे सर्किट के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल क्या होगा? ये आर जेड होगा, होगा कि नहीं? यस Yes, sir. ओके, तो अब हमें देखना है कि जैसे ही वी आर अपॉन वी सी आर हो गया, तो क्या आपको याद है वी आर, आपको ऐसे रखो वी पूरे सर्किट का अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता तो क्या फॉर्मूला होता था, जरा बताओ। Sir, under root वी of VR अंडर रूट square वी आर plus स्क्वायर VL प्लस minus VC का whole वी square. एल माइनस के वी सी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। यस अब इसको Yes, sir. सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। cos फाई इक्वल टू वी आर क्या है हमारा, वी आर क्या है 80 है, 80. और देखो अंडर रूट में नीचे क्या है, नीचे है आपका वी आर कितना 80 का स्क्वायर प्लस, और वी एल क्या है, वी एल है मेरा 100 100. माइनस के 40। अब आप देखोगे 80 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 80 का स्क्वायर कितना आएगा, 80 का स्क्वायर 6400. 400 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 60 बचेगा, 100 60 का ठीक है square. 600, अरे 60 बचेगा ना। Yes, sir. इसका तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका लमसम आ जाएगा, इसको नीचे नीचे देखो जरा, 64 ये प्लस होगा सॉरी प्लस होगा, तो ये देखो 80 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अंडर रूट में 10,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. 3600 प्लस 6400 10,000 हो गया।
80 डिवाइडेड बाय 10,000 का अंडर रूट निकालोगे तो क्या 100 आएगा? Yes. Yes, आप sir. cos sir. फाई आपका क्या आ गया? cos फाई क्या आ गया? 180 डिवाइडेड बाय 100 क्या 0.8 0.8 आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. क्लियर है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। इसके लिए मिलते हैं आपको 3 मिनट। वैसे नीट में इतना मिलता नहीं है, बट आपका भी इतना प्रैक्टिस नहीं है कि आप इतनी फास्ट कर सको, इसलिए मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ। नीट में 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। अभी स्टार्टिंग है तो आपको 3 मिनट दे रहे हैं, धीमे धीमे हम स्पीड अप कर लेंगे। हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. करो करो। कंपेयर करना है इक्वेशन से, याद रहे। कंपेयर करके आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, उससे आपको आरएमएस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। आपको हिंट दे दूं, फॉर्मूला लगेगा इसमें पी एवरेज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर फॉर्मूला लगेगा इसमें। मतलब टाइम हो चुका है आपका। किसी का आंसर आया? बताओ, आंसर आया किसी का? अरे कुछ बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं करवाऊं फिर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ आया। हर्ष बताओ। हर्ष So 0.5 है approximate. और नियति? 0.51 volt आया ऑप्शन डी। ओके चलो, वेल डन। आपके दोनों आप दोनों के आंसर सही हैं।
एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है आपको। देखो सॉल्यूशन देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, पहले दे रखा है इंडक्टर, इंडक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है कि एल दे रखा है कितना 20 क्या mH मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी। सिमिलरली कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है कितना C इक्वल टू 50 माइक्रोफैरड, सिर्फ 50 माइक्रोफैरड। और रेजिस्टेंस का रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है 40 ओम। देखो आप देखोगे इसको क्या लिखेंगे हम 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 फैरड लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 हेनरी लिखेंगे इसको। अब इतना चीजें हमें दी हुई है, एक और चीज दी हुई है V पोटेंशियल दे रखा है हमें 10 sin 340t। इसको कंपेयर कर दो, इसको कंपेयर किससे करोगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से। इससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, कंपेयर करो, क्या V नॉट नाउ, क्या मेरा V नॉट इक्वल टू 10 आएगा? यस सर। आएगा ना यहाँ से। और ओमेगा इक्वल टू 340 आएगा रेडियन पर सेकंड। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट कंपेयर करने में? अब आपको चाहिए क्या इसमें, पावर लॉस चाहिए। क्योंकि पावर लॉस के फॉर्मूला अगर हमें देखें यहाँ पे तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें और पोटेंशियल टोटल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे आई स्क्वायर आर के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। ये आई कौन सा होता था, याद है आई कौन सा होता था? वर्चुअल करंट होता था, एवरेज में वर्चुअल होता था ना, वर्चुअल होता था। अब आप देखो आई एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, आई वर्चुअल या फिर आई आरएमएस कैसे निकाल सकते हैं, याद है आपको आई आरएमएस का फॉर्मूला? आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या था? आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 आता था। लेकिन अगर हमारा आई नॉट नहीं दिया है तो क्या मैं आई आरएमएस को वी आरएमएस डिवाइडेड बाई आर जेड बेटा जेड, टोटल रेजिस्टेंस तो जेड होता था ना तीनों का कंबाइंड। यस सर। एक का रेजिस्टेंस आर था, टोटल रेजिस्टेंस तो जेड था। तो क्या मैं इस आई वी को लिख सकता हूं कि वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर इंटू आर, लिख सकता हूं कि नहीं? किसी को कोई डाउट इसमें? अब देखो वी आर एम एस निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला था। क्या मैं बोलूं कि वी आर एम एस को निकालने का एक फॉर्मूला था, क्या था? वी नॉट बाई 2, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू ये जेड है ना 1 अपॉन जेड का क्या फॉर्मूला था बताओ जरा? अंडर रूट आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्सएल का डायरेक्ट एक्सएल की वैल्यू पुट कर दूं क्या मैं? एक्सएल का क्या होता था, एक्सएल क्या होता है, क्या ओमेगा एल होता है? ओमेगा एल। सिमिलरली एक्ससी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो हम इनकी जगह पे एक्सएल और उसकी जगह पे डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर दूं कि ओमेगा एल माइनस के 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, क्या यही होगा? यस सर। अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन हो चुका है, बस हमें इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब जरा वैल्यू पुट कर दो बस। वी नॉट आपको चाहिए, पी एवरेज चाहिए, तो वी नॉट देखो यहाँ पे वी नॉट क्या है मेरा, वी नॉट कितना आया है 10 आया है, वी नॉट 10 है। देखो 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यही होगा इनटू आर क्या है मेरा, आर मेरा है 40 यार। अब देखो 1 अपॉन अब ये नीचे वाली वैल्यू पुट करो जरा, नीचे में सारे की सारे नीचे वैल्यू पुट करो। आर स्क्वायर, आर क्या है मेरा, आर क्या 40, आर 40 है कि नहीं? यस 40 प्लस ओमेगा क्या है मेरा, ओमेगा 340 इंटू एल क्या है, एल है मेरा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस इसके होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा 340 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, इसीलिए बोलता हूं कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको फंसाने के लिए आएगा। आपको ऊपर से लग रहा है आप क्वेश्चन को कर दोगे, लेकिन यहाँ पे देखो कैलकुलेशन देख पा रहे हो कितना टाइम लेगी ये,
कैलकुलेशन देख रहे हो कितनी टाइम लेगी? ये 100 हुआ, 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, 1/√, में 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 340 इंटू 20 इंटू 10⁻³ तो देखो -3 से ये 0 गया, ये 0 गया, और एक 0 और चला जाएगा। 34 इंटू 2 क्या होगा? 34 इंटू 2 68, Yes, Yes. sir. 68 होगा ना, 68 होगा। क्या मेरा 6.8 हो जाएगा ये? Yes, sir. Yes, sir. इसका भी टोटल का भी होल स्क्वायर करना है, मैं उस 40 का भी होल स्क्वायर था, सॉरी 40 का भी होल स्क्वायर है। 6.8 प्लस, तो इसको भी सॉल्व करो, या 1 इसको भी कुछ आएगा सॉल्व करने के बाद में। और जो सब सिंपलीफाई करोगे, कैलकुलेशन कर लेना, टाइम वेस्ट कैलकुलेशन में हम क्यों करें, हमें करना है कंसेप्ट। तो जो सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है ना बच्चों का, काफी लोगों का आंसर आ रहा है, तो ये लमसम 0.46 आएगा। 46 तो आपका क्लोजेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, 0.51 वॉट। आपका ऑप्शन डी करेक्ट। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. यहाँ पे कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेट आपको करना है, ये कैलकुलेशन है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, कैसे किया है हमने? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, तो अब आता है हमारा एलसी ऑसिलेशन। इस अब थोड़ा सा ध्यान से संभल के बैठो, चीजें हमें अब थोड़ी सी ट्रिकी आएंगी। अच्छा एक बात बताओ कि जब हमारा मान लो ऐसे सर्किट है, हमने क्या किया यहाँ पे, इनिशियली चार्ज कैपेसिटर ले लिया है। जैसे आपने देखा होगा पंखा कभी फूक जाए, पंखा, तो उसको जब नीचे उतारते हैं तो कैपेसिटर को जैसे दूर निकाल लो, तो कैपेसिटर के वायर से वायर टच करो तो स्पार्क होता है कि नहीं होता है? देखा है कभी आप लोगों ने? देखा है कि नहीं, आप ये बताओ पहले मुझे। No, sir. नहीं देखा ना आपने? बैटरी तो का कभी देखा होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है जब वो चार्ज होता है, जब आपका चार्ज हो गया, मान लो पंखा फूक गया लेकिन कैपेसिटर तो सही था, कैपेसिटर चार्ज है, तो आपने क्या किया, पंखे से कैपेसिटर को बाहर निकाला, दोनों वायर अलग अलग थे, आप देखना चाह रहे हो कैपेसिटर सही है या खराब हो गया है, तो क्या करोगे, दोनों को वायर को एक दूसरे से टच कर दोगे, एक दूसरे से टच करोगे तो एकदम स्पार्क होगा उसमें। स्पार्क होने के बाद फिर बाद में टच करते रहो, फिर कुछ नहीं होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक प्लेट पर उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो जैसे ही आप टच करते हो सर्किट हो जाता है कंप्लीट, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट होता है। और जब ये जैसे टच करोगे पूरा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का, तो कैपेसिटर आपका न्यूट्रल हो जाता है, फिर चाहे टच करो चाहे मत करो, फिर स्पार्क नहीं होगा। सिमिलरली हमने क्या किया, एलसी सर्किट मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में हमने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया जो कि फुल्ली चार्ज है। ये क्या है? चार्ज है कैपेसिटर। समझ में आ रही है? तो अगर कैपेसिटर चार्ज है तो क्या उसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं? Yes, sir. भाई इस पे पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज वैसे हम मान लेते हैं कि नेगेटिव, वैसे भागते इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं ना, Yes. अरे इलेक्ट्रॉन भागते हैं ना। तो अभी मैं क्या ले लूं, क्या करंट की डायरेक्शन को ही ले लूं? मैं मान लूं पॉजिटिव चार्ज भाग रहे हैं, अरे चाहे इलेक्ट्रॉन को ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाके न्यूट्रल कराओ, या फिर पॉजिटिव चार्ज को इधर लाके नेगेटिव प्लेट पे न्यूट्रल करा दो, बात तो एक ही है ना। अब पॉजिटिव चार्ज Yes. को लेने से फायदा क्या है कि दोनों की डायरेक्शन, करंट की और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है, इसीलिए मैंने मान लिया कि यहां से मेरे पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू कर दें। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे तो क्या करंट इनिशियली क्या थी, एट टाइम t इक्वल टू जीरो पे एनर्जी इन द कैपेसिटर क्या है, मैक्सिमम। मतलब कोई किसी और के पास में एनर्जी नहीं है इसमें। और आपका इंडक्टर में क्या है, इंडक्टर यूबी लिखा है, यूबी Yes, sir. लिखा है ना, देखो ये यूई क्यों लिखा है, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होती है, याद है कैपेसिटर?
Yes, sir. Yes, ये sir. जो कैपेसिटर में एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, जो इंडक्टर में आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगी। इसलिए इस टाइम पे यू बी क्या है, जीरो है, यानी कि एनर्जी इन द इंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अब देखो इंडक्टर हमारा क्या काम करता था, पहले ये बताओ इंडक्टर क्या काम करता था। जो हो रहा है क्या उसका अपोज करता था हमेशा। Yes, sir. Yes. मतलब अगर करंट बढ़ रही है तो उसको घटाने की कोशिश करेगा और करंट घट रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब इनिशियली हमने देखा तो इनिशियली हमारा था I इक्वल टू जीरो, इनिशियली करंट जीरो था। जैसे ही हमारा कुछ टाइम बढ़ा तो क्या हमारा कुछ चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। Yes, sir. अब देखो, अब जैसे ही चार्ज इंक्रीज हो रहा है, फ्लो इंक्रीज हो रहा है, क्या हमारा जो इंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। Yes, sir. अब अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वैसे होता क्या था कि आप वायर के एक कैपेसिटर के एक वायर से दूसरे वायर का 1 मिली सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए टच करोगे ना तो सारे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आके न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इंडक्टर लगा, इंडक्टर क्या कर रहा है, चार्ज को रोक रहा है, क्योंकि ये अपोज करता है ना। Yes, sir. इंडक्टर अपोज करता है कि नहीं करता है। अब इनिशियली अब क्या हो रहा है कि चार्ज आपका फ्लो Yes. करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा, बोलेगा हम तुम्हें फ्लो नहीं होने देंगे, आराम आराम से फ्लो होने देंगे, तेज फ्लो नहीं होने देंगे, मतलब फास्ट बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होने देंगे। तो आप बोलोगे कि ये बहुत इनिशियल टाइम है, यानी कि एक साइकिल का 1/8 पार्ट है। 1/8 पार्ट में क्या होता है कि आधे चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे रहते हैं, आधे चार्ज नेगेटिव प्लेट पे रहते हैं। अभी भी क्या चार्ज का फ्लो हो रहा होगा, हो रहा होगा ना। एक प्लेट में पॉजिटिव Yes, डिफरेंस sir. है, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब चार्ज का फ्लो होगा। लेकिन जिस फास्ट रेट से होना चाहिए था उस फास्ट रेट से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडक्टर रोकेगा कि भैया हम तुम्हें इतना तेज फ्लो नहीं होने देंगे, तुम थोड़ा धीमे धीमे काम करो, क्योंकि ये क्या करता है, अपोजिट में फोर्स लगाता है। अपोजिट में क्या करेगा, ये अपोजिट में क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर देता है। इंड्यूस्ड करंट करता था इंडक्टर, Yes, sir. तो ये Yes. याद है, इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर देता था, जिसकी वजह से जो चार्ज आने वाला था, जो जिस स्पीड से आ रहा था वो थोड़ा स्लो हो जाता है। थोड़ा सा और टाइम के बाद में हम देखते हैं, यानी कि t इक्वल टू 2t/8, यानी कि जब आपका मैक्सिमम हो जाता है, जब आपका करंट क्या हो जाता है, जस्ट लो पे, जैसे होता था ना, जैसे आपने देखा होगा ऐसे एक टाइम के लिए करंट जीरो होता है कि नहीं होता है, फिर नेगेटिव में जाता है, फिर नेगेटिव में जाता है, फिर जीरो होता है। तो जब आप देखोगे कि इंडक्टर यहां से पूरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके यहाँ पर पहुंच गया, इस टाइम पे क्या है, आपकी टोटल एनर्जी किसमें स्टोर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंडक्टर में स्टोर हो गई, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर में अभी कोई चार्ज नहीं है। अब कैपेसिटर ने सोचा भाई मैं तो हो गया फ्री, अब मैं सोऊंगा आराम से। कैपेसिटर ने क्या कहा, भाई मेरे पास कोई चार्ज है नहीं, मेरे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो मैं क्यों करंट का फ्लो कराऊंगा या चार्ज का फ्लो कराऊंगा। चार्ज का फ्लो कब पॉसिबल है, चार्ज का फ्लो कब पॉसिबल है, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर चार्ज में डिफरेंस होगा। अब यहां तक क्या था, यहां तक इंडक्टर चार्ज के फ्लो को रोक रहा था, यहां पर सेकंड वाले में भी रोक रहा था, थर्ड वाले में क्या हुआ, ये आपका चार्ज टोटल फ्लो कंप्लीट हो गया। यानी कि यहां पे ये वो कंडीशन होगी जब आपकी करंट मैक्सिमम थी। करंट क्या थी, I0 थी। जस्ट खत्म होने से पहले, जस्ट इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज के खत्म होने से पहले की बात है, ये लास्ट चार्ज था जो कि चला गया। इस टाइम पे आपकी क्या थी, I मैक्सिमम थी। यानी कि I मैक्सिमम क्या होता है, I0 होती है कि नहीं होती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. क्या हुआ, कैपेसिटर ने बोला भाई अब हमारे पास कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, और अब हम फ्लो नहीं कराएंगे, अब हम अपनी करंट को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। हम बोलते हैं कि भैया करंट हमारी जीरो, एक साथ ये क्या करता है, जीरो करंट करने लगता है। क्या आपको याद है वो कंसेप्ट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, कंसेप्ट याद है, ग्रोथ एंड डिके वाला। Yes, sir. आपको Yes. याद है हमने बैटरी को निकाल लिया था, करंट जीरो होने वाला था डिके में,
तो इंडक्टर क्या कर रहा था, उसको करंट सप्लाई कर रहा था, कुछ बोल रहा था भैया धीमे धीमे जीरो हो, एक साथ जीरो नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं डिक्रीजिंग अगर करंट है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, और अगर इंक्रीजिंग करंट है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करूंगा। यही करता था इंडक्टर। Yes. अब देखो अब क्या हुआ, थर्ड वाले केस में क्या हुआ कि कैपेसिटर पे तो एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन हमारा इंडक्टर के ऊपर एनर्जी आ गई। कैपेसिटर बोल रहा है भाई अब हमें कोई काम नहीं करना, आराम से चद्दर ओढ़ के सोएंगे आराम से। इंडक्टर बोला नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे एनर्जी दे दी, मुझे एनर्जी दे दी भैया, उसका खामियाजा कौन लुटेगा। तो ये जब ये करंट जब आपका जीरो होने वाला होता है, क्या अब इस डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड करंट सप्लाई कर देगा? Yes, sir. जब जीरो हो रहा होगा मतलब डिक्रीजिंग करंट होगा, इस टाइम पे क्या है आपकी डिक्रीजिंग करंट है। इसके बाद में जो करंट होगी ना डिक्रीजिंग करंट होगी। तो आप नेक्स्ट साइकिल में आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपकी डिक्रीजिंग करंट, तो आपकी करंट कैसे फ्लो होने लग जाएगी, अब इस डायरेक्शन में फ्लो होने, आपको लगेगा ऐसे हो रही है लेकिन एक्चुअली में होगी ऐसे। ये इंड्यूस्ड करंट है ना, इसलिए उसमें फॉर्मूले में नेगेटिव भी आता था, याद है आपको? Yes, याद है sir. कि नहीं? देखो अब क्या इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, यहां से प्लेट से नेगेटिव चार्ज उठा के और रख देगा इस वाली प्लेट, सॉरी पॉजिटिव चार्ज यहां से उठा के और रख दे। किसकी वजह से? क्योंकि भैया इंडक्टर के पास एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? क्योंकि जब कैपेसिटर अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, अपने चार्ज ट्रांसफर कर रहा था, तब इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा था। इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा था और एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर रहा था, क्योंकि करंट बढ़ रही थी उस टाइम पे, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। अब आपकी करंट क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो क्या हमारा जो इंडक्टर है वो कुछ चार्ज पॉजिटिव चार्ज वो सॉरी नेगेटिव चार्ज इस प्लेट से उठा के उल्टा उस ऊपर वाली प्लेट में पुट कर देगा? Yes, sir. भाई अब इंड्यूस्ड करंट अपोजिट हो रही है, तो जैसे ही इसने ऊपर वाली प्लेट पर सप्लाई करना शुरू किया, तो अब आप देखोगे यहाँ पे दोनों में ये कंडीशन है, यहाँ पे इंडक्टर की और कैपेसिटर की दोनों की एनर्जी सेम हो गई है, दोनों की एनर्जी सेम हो गई है। सिमिलरली जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो इनिशियल कंडीशन थी उसकी जस्ट अपोजिट हो गई। ऊपर वाली प्लेट पे इनिशियली क्या थे, 6 चार्ज थे, सॉरी 5 चार्ज थे पॉजिटिव चार्ज, और नीचे भी 5 थे, यहाँ पे 6 बना दिए, कोई यहाँ पे 5 है। यहाँ ऊपर वाली पे अब नेगेटिव 5 हो गए और नीचे वाली पे पॉजिटिव 5 हो गए। ये किस वजह से हुआ है, ये किसने किया है? इंडक्टर ने। ये आपने किसने किया है? इंडक्टर ने। अब इंडक्टर बोला है अब मेरी एनर्जी खत्म होगी भाई, अब मेरी एनर्जी खत्म होगी, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब मैं आराम से सोऊंगा चद्दर ओढ़ के। अब कैपेसिटर बोल रहा है अब मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, तो अब मैं करंट फिर से चार्ज का फ्लो कराऊंगा। तो अब क्या करेगा, अब कैपेसिटर चार्ज का फ्लो कराएगा। कैसे? यहां से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो यहां से पॉजिटिव चार्ज जाएगा और नेगेटिव इस वाली साइड में आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर से जाएगा और इस साइड में आएगा, तो फिर से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, होगा sir. ना। तो अब देखो फिर से आपका क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है भले ही, लेकिन फिर से आपका इस फॉर्म में देखोगे आप इंडक्टर चार्ज हो रहा है, फिर से इंडक्टर अपनी एनर्जी कुछ स्टोर करेगा। इस टाइम पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इंडक्टर में एनर्जी 0 थी, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे दोनों इक्वल हुआ, यहाँ पे इंडक्टर की फिर से 0 हो गई, यहाँ पे फिर से दोनों सेम हो गए, क्योंकि फिर से क्या कर रहा है, अब कैपेसिटर उल्टा काम कर रहा है। ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव है, नीचे वाली पॉजिटिव है, तो नीचे वाली प्लेट से चार्ज फेंक रहा है ऊपर की तरफ, करंट भी उसी डायरेक्शन में करने लगा। अब जैसे ही इंडक्टर बोल रहा है भाई तुम हमें फिर से चार्ज कर रहे हो, हम हमारे को फिर से एनर्जी दे रहे हो, हम फिर से तुम्हारा उल्टा काम करेंगे। तो फिर से इसने क्या किया, कैपेसिटर ने अपनी पूरा चार्ज नीचे वाली प्लेट से पहुंचा के ऊपर वाली प्लेट पे कर दिया पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा प्लेट हो गई, कैपेसिटर हो गया न्यूट्रल, और इंडक्टर को एनर्जी मिल गई, फिर से इंडक्टर के पास एनर्जी आ गई। अब इंडक्टर कैपेसिटर फिर से बोल रहा है कि भाई अब मेरे पास से सारे चार्ज गए, अब मैं सोऊंगा चद्दर ओढ़ के। इंडक्टर बोला कैसे सो जाने दूंगा भाई, मेरे पास एनर्जी है, इसमें पूरे प्रोसेस में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं। वैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि जिस वायर से इंडक्टर बना होता है क्या उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा? Yes, sir. हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है।
फिर से क्या होगा, अब दोबारा से इंडक्टर क्या करेगा, जिस डायरेक्शन पहले हो रहा था उसी डायरेक्शन फिर से करंट अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो फिर से होगा कि अब इंडक्टर क्या कर रहा है, ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फिर से इससे यहां से पॉजिटिव चार्ज उठा रहा है, इस वाली प्लेट पर कलेक्ट कर देगा। अब कौन कर रहा है, इंडक्टर कर रहा है। यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, इंडक्टर कर रहा है, और कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर कर रहा है। अब जैसे ही इंडक्टर की एनर्जी खत्म होगी तो क्या हमारा सिमिलर जो इनिशियल कंडीशन थी, क्या वो फाइनल कंडीशन आ गई, देख रहे हो? Yes, sir. तो यहां पे जाके हमारा क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट होती है। समझ में आया कैसे हो रहा है ये? Yes. Yes, sir. आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि कब किसके पास कितनी एनर्जी है। जिसके पास एनर्जी बराबर होगी तो दोनों काम करेंगे, इंडक्टर अपोज करने का काम करेगा और कैपेसिटर अपना सप्लाई करने का काम करेगा। सिमिलरली जैसे ही कैपेसिटर पे मैक्सिमम हो जाएगा, इंडक्टर पे जीरो हो जाएगा, तो कैपेसिटर क्या बोलेगा, भाई मैं तो काम करूंगा। इंडक्टर बोलेगा मैं सोना चाहता हूं। तो फिर कैपेसिटर क्या करेगा, इंडक्टर को एनर्जी दे देगा, फिर इंडक्टर कैपेसिटर को दे देगा। ये सिलसिला काफी लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो अगर ऐसा सर्किट हम बना पाते कि कोई भी क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस इस वायर का नहीं होता, तो ऐसा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो पाता था, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आया क्यों नहीं होता है? Yes, sir. इस वायर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही होगी। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण ही हम U इक्वल टू यूबी, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं यूबी आपका 0 है और यूई मैक्सिमम है, और यहाँ पे भी देखो यूई मैक्सिमम, यानी कि इनिशियली जो एनर्जी थी फाइनली भी वही एनर्जी है। तो हमारे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वैलिड है, इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस की वजह से किसी की वजह से फेल हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये पॉसिबल नहीं होता। समझ में आया एलसी ऑसिलेशंस? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो जैसे कि अगर मान लो कोई भी वो हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो अगर उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। याद है आपको, एसएचएम में पढ़ा होगा अपने स्कूल में। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है कि उस ऑसिलेशन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, और प्रैक्टिकली जो केस होता है वो क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड मतलब उसमें कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो इनिशियली हमारी वेव ज्यादा होती है, फिर कम होते 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 कम होते होते, तो ऐसे धीमे धीमे करते जाते हो, फाइनल में कुछ टाइम बाद, काफी टाइम बाद वो जीरो हो जाती है। ये प्रैक्टिकल केस है। ये क्या है, प्रैक्टिकली। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल केस है। ऐसा थ्योरेटिकली होता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ने वाले इसके बारे में देखेंगे कि क्या आपको पता है कि टोटल, अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों में क्या टोटल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए? दोनों का होना चाहिए ना भाई, सिस्टम है हमारा, तो टोटल नेट पोटेंशियल तो जीरो होना चाहिए। चाहे एनर्जी किसी को जा रही है किसी से आ रही है, लेकिन नेट पोटेंशियल तो जीरो होना चाहिए। इंडक्टर में पोटेंशियल क्या होता है मेरा, इंडक्टर साइन को भूल जाएं, क्या एल डी आई ओवर डी टी होता है इक्वल टू इंडक्टर, और Q इक्वल टू सी वी, क्या V इक्वल टू Q अपॉन C होता है? तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू जीरो किया। तो हम यहां से देखेंगे, आप I को मैं क्या लिख सकता हूं, I को क्या dQ ओवर dt लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? तो अगर मैं di ओवर dt की जगह पे क्या मैं dq ओवर dt लिखूं, d अपॉन dt इंटू dq ओवर dt। तो आप ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या मेरा d2 q ओवर dt स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना। तो मेरा ये हो गया di ओवर dt को जैसे पुट किया, dq ओवर dt, d2q ओवर dt स्क्वायर प्लस q ओवर c इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या पता करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन जो इक्वेशन थी उसकी फॉर्म में इक्वेशन लाना चाह रहे हैं, जिससे कि हम ये प्रूफ कर सकें कि जो हमारा एलसी सर्किट में ऑसिलेशन होता है वो एज अ एसएचएम होता है, एसएचएम होता है। तो हम वहां से इक्वेशन लाना चाह रहे हैं। तो अगर हम क्या करें, यहां से मैंने क्या किया, इस एल को सी के नीचे पहुंचा दिया, एल को सी के नीचे पहुंचा, तो क्या 1 अपॉन एल सी ओमेगा होता है?
सॉरी Yes, sir. वन अपॉन एलसी को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको देखो, आपको याद हो अगर ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन एलसी लिख सकते हैं कि नहीं? देखो वन अपॉन एलसी को हमने क्या पुट किया? ओमेगा पुट करिए। अब देखो जैसे ही 1 अपॉन एलसी को ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है ना बेटा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर पुट किया यहाँ पे, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया? d2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। आपको अगर याद हो एसएचएम की इक्वेशन क्या होती थी? बताएगा कोई? एसएचएम की इक्वेशन क्या होती थी? एसएचएम की इक्वेशन d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कोई एम्पलीट्यूड ले लो, ओमेगा स्क्वायर x या फिर y, ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन होती थी। क्या ये सिमिलर है इस इक्वेशन से? यहाँ पे q के टर्म में है, यहाँ पे y के टर्म में, क्या सिमिलर है? Yes, sir. तो ओमेगा क्या होता है इसमें? ओमेगा यहां से हम क्या करेंगे, एसएचएम की सिमिलर फाइनल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो ओमेगा हमने क्या लिखा है? 1 अपॉन रूट एलसी। क्या 1 अपॉन रूट एलसी ही लिखा है ना? याद है ये वैल्यू हमने ड्राइव की थी 1 अपॉन रूट एलसी। तो हमने क्या किया था यहाँ पे क्या किया था? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एलसी पुट किया था ना अभी। यस सर। Yes, sir. एफ की भी वैल्यू निकाली थी हमने, फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू निकाली थी? एफ अपॉन 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। याद है? यस Yes, sir. अरे ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो सबको क्लियर हुआ कि जो इक्वेशन थी वो एसएचएम को फॉलो करती है, और बाकी सारी चीजें क्लियर हुई यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो ये। फास्ट करो, फास्ट करो, ज्यादा टाइम नहीं है। A small signal voltage Vt equal to V naught sin omega t is applied across an ideal capacitor। इस एक आइडियल कैपेसिटर पे ये सिग्नल सप्लाई किया गया है, पोटेंशियल सप्लाई किया है। तो बताओ ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? बताओ। अरे थ्योरेटिकल है। आपको याद है कि करंट, अच्छा सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, डी ऑप्शन। करंट IT लैक्स वोल्टेज VT बाई 90 डिग्री। कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट लैग करता था करंट, या लीड करता था? लीड करता लीड करता था। इसकी जगह अगर लीड होता तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसी वजह से क्या है, ये ऑप्शन गलत है। सिमिलरली इसमें देखो, करंट IT लीड वोल्टेज बाई 180। अब इसकी जगह पे क्या कितने से लीड करता है? 90। इसमें क्या दे रखा है? 80 डिग्री। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हुआ, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। सिमिलरली देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन। करंट IT इज इन फेज ऑफ वोल्टेज। ये तो रेजिस्टेंस का होता है ना भाई, कैपेसिटर में तो लीड करता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ए बचा। अगर आप एक चीज और देख लो, ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी। आपको याद है 90 डिग्री का फर्क था, पावर क्या था? IV और VV cos फाई था कि नहीं था? Yes, sir. कैपेसिटर के लिए Yes, देखो, sir. IV ऐसे ही था, VV भी ऐसे ही था। cos 90 की वैल्यू क्या थी? 0। तो हमारी पावर कंज्यूम क्या आ रही थी? 0 आ रही थी, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ये क्वेश्चन करो जरा। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में छूट गया था, याद है आपको? मैंने बोला था कि मैं कुछ टाइम के बाद, और एक चीज यहाँ पे बता दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि 50% चार्ज है 100% चार्ज है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, हिंट दे दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और कुछ भी नहीं है इसका मतलब।
इससे इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है। ओनली जेड कैलकुलेट करो और मैक्सिमम करंट फाइंड कर दो। अब देखो ये जो दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 220 वोल्ट बेटा? जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या दे रखा है, VRMS। VRMS कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। आपको अगर पीक वैल्यू चाहिए, पीक वैल्यू चाहिए मतलब पीक वैल्यू, अगर करंट की पीक वैल्यू चाहिए तो आपको चाहिए क्या, आई नॉट चाहिए, याद है, आई नॉट चाहिए। तो क्या आई नॉट हम कैसे निकाल सकते हैं, आई नॉट हम निकाल सकते हैं V नॉट डिवाइडेड बाई जेड, ऐसे ही निकाल सकते हैं ना। Yes, sir. अरे मैक्सिमम करंट के लिए हमें मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए डिवाइडेड बाई जेड। अब मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे निकालते, क्या हमें VRMS का फॉर्मूला पता है, क्या था हमारा VRMS का फॉर्मूला बताओ, V नॉट डिवाइडेड बाई √2 था कि नहीं। यस सर। तो V नॉट मुझे चाहिए तो क्या मैं बोल दूंगा कि 220 √2 आएगा मेरा V नॉट, यस आएगा कि sir. नहीं। अच्छा देखो अब मेरा V नॉट आ गया और जेड मुझे निकालना है, बस जेड और निकालना है। जेड देखो कैसे आएगा, जेड कैसे आएगा, √, में क्या करूं, कैपेसिटर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टर नहीं दिया हुआ है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर रखो, वो सॉरी रेजिस्टेंस और आपका कैपेसिटर रखो। रेजिस्टेंस क्या है, 100 ओम। क्या मैं बोलूं R का स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है, कैपेसिटर का XC दे रखा है, XC का स्क्वायर, XL दे नहीं रखा, XC 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, दोनों 100 है। क्या मैं 100√2 बोलूं इसको, आएगा 100√2। अब आपको चाहिए क्या, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू यानी कि आई नॉट चाहिए आपको। आई नॉट क्या आएगा, V नॉट डिवाइडेड बाई जेड, होगा कि नहीं। यस Yes, सर। sir. V नॉट आपने निकाला है 200√2 डिवाइडेड बाई जेड, आपका आया है 100√2, तो √2 से √2 कैंसिल, आपका कितना आ गया 2, 2.2 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको, यस Yes, सर। sir. ओके ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, इस क्वेश्चन को और कर दो जरा फास्ट, इस क्वेश्चन को एकदम फास्ट कर दो, फास्ट फास्ट, लास्ट क्वेश्चन। An AC voltage is applied to a resistance R and inductor L in series. If R and the inductive reactance are both equal to 3 ohm, the phase difference between applied voltage and current in the circuit is। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस का हमें फॉर्मूला याद है आपको, क्या था फेज डिफरेंस, tan phi, याद करो tan phi क्या था, अरे याद दिला, tan phi इक्वल टू था आपका XL माइनस के XC डिवाइडेड बाई R। अरे ऐसे ही था ना, नहीं था हमारा एक्सप्रेशन, याद करो यार, ये आपका R था, ये क्या था XL माइनस के XC था कि नहीं था, था कि नहीं। और ये आपका क्या था, ये आपका Z था और ये आपका क्या था, फाई था। तो आप देखोगे इसको अगर परपेंडिकुलर मानूं तो ये आपका इसके इक्वल मान लो, इसके इक्वल अगर मैं मानूं, इसके इक्वल ही लेते हैं इसको, एक्चुअली इसके इक्वल लेते हैं, तो ये आपका है XL माइनस के XC। तो यहाँ से फाई अगर निकालोगे, tan फाई क्या होता है मेरा बताओ जरा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी Z, ये XC माइनस के, हाँ ये R है ना, XL परपेंडिकुलर क्या है मेरा, XL माइनस के XC है, XL माइनस के XC डिवाइडेड बाई बेस क्या है मेरा, R है कि नहीं है। Yes, sir. तो यहाँ पे हमें दिया क्या नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर हमें दिया नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर हमें नहीं दिया है, तो क्या हम इसको जीरो बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं।
sir. Yes. तो मेरा क्या फॉर्मूला बचेगा, एक्स एल डिवाइडेड बाई आर बचेगा। तो एक्स एल यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है कि इंडक्टर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी कि 3 ओम ये भी है और 3 ओम ये भी है। क्या मेरा 1 आएगा 10 फाई इक्वल टू Yes, sir. 10 Yes. फाई Yes, 1। तो 1 किसकी होती है, 1045 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं बोलूं कि 5 की वैल्यू मेरी कितनी आई, 45, यानी कि पाई बाई 4, Yes. Yes, sir. पाई बाई 4 आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ 7 क्वेश्चन हैं होमवर्क के। अच्छा अब मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा है आज हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले Cautions. Questions. पावर पढ़ा था पहले, उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद थर्ड पे क्या किया था, LC oscillation. एलसी oscillation. ऑसिलेशन, ऑसिलेशन किया था। फोर्थ पे Question. क्वेश्चन। Question. तो ये चारों आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? No, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, तो फिर चलें। Thank you, Yes, sir. sir. यू Bye, वेलकम sir. Thank बच्चों, you, sir. यू वेलकम एवरीवन, Thank you, sir. यू वेलकम, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम, बाय बाय Bye, sir. बाय बच्चे, बाय।